तेजी से निकाल के बट को रिवॉल्वर निकाल कर गोली मारना होता था आज़ाद जी को। वहीं से उन्होंने क्विक सिल्वर का उनको उपाधि दी। गांधी जी का जो आंदोलन था वो चालू हो गया। असहयोग आंदोलन जी, कूद पड़े उसमें छोड़कर सब कूद पड़े, लेकिन क्या हुआ, वो आंदोलन हो गया वापस, क्योंकि जब वो चौरी चौरा की घटना एक सिपाही को आज़ाद जी ने पत्थर मार दिया। अच्छा, हाँ, गंडा सिंह नाम था उससे पहले। वो जज पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम है स्वतंत्र। फिर कहा तुम्हारी माता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा माता का नाम है आज़ादी। उन्होंने कहा रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा जेल खाना। फिर कहा तुम्हारा भी क्या नाम है, ये भी बता दो। इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। फिर मन्मथ नाथ गुप्ता जी पैदल काकोरी कांड से, जहाँ पर एक्शन हुआ, काकोरी स्टेशन, रेलवे स्टेशन से पैदल गए लखनऊ स्टेशन तक। 13 से 14 किलोमीटर होगा मुश्किल से। जैसे हम भगत सिंह जी को ले लें, भगत सिंह जी के दादा थे सरदार अर्जुन सिंह, पिताजी अर्जुन सिंह, फिर उनके चाचा अजीत सिंह सब। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा था, रोकने की कोशिश करी कि तुम भारतीय हो, मैं फायर कर दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है। तो आज़ाद जी ने कहा मेरी भी ड्यूटी है, अगर आप इनके पीछे जाओगे। तो उन्होंने शूट आउट कर दिया। वंदे मातरम दोस्तों, राजनीति पे आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। भारत एक खूबसूरत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है क्योंकि हम आज़ाद हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, तमाम तरह की आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखती है। लेकिन वो आज़ादी तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान से आई है, जिसमें एक अमर क्रांतिकारी शहीद को हम कभी भूल नहीं सकते। सारा देश उनका सदा ऋणी रहेगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मैं बात कर रहा हूँ, और आज उनके पौत्र अमित आज़ाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे बात करने का मौका मिला, और उनके माध्यम से हम सब जान पाएंगे कि किन संघर्षों को झेल कर, किस तरीके से तिल तिल करके उन्होंने अपनी जवानी इस संघर्ष में झोंक दी। जो आज़ादी जिसका आजकल हम लुत्फ़ उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आज़ादी नहीं थी, जब देश में गुलामी का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था, तब की क्या परिस्थिति थी, और तब अपनी आवाज़ उठाना कितना मुश्किल था। आज के दौर में हम कहते हैं कि सरकार हमारा गला घोट रही है, ये पाबंदी है, पुलिस अत्याचार करती है, लेकिन सोचिए जब अंग्रेज़ थे, उनकी पुलिस थी और हम उनके गुलाम थे, तब क्या अत्याचार होते हैं। तो मैं आज़ाद जी से निवेदन करता हूँ कि आज़ाद जी आप स्वयं अपना परिचय दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी शख्सियत से आप जुड़े हैं, उनका रक्त आपकी शिराओं में प्रवाहित हो रहा है। तो स्वयं आप अपना परिचय दें और दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ पीयूष भाई, और राष्ट्र नीति को के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर वंदे मातरम है। मेरा नाम अमित आज़ाद है, और हुतात्मा क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का मैं पौत्र हूँ, उनके भतीजे पंडित सुजीत आज़ाद जी का बेटा। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आज़ाद जी, अमित जी, ये उन्नाव बदरका से क्या रिश्ता है आज़ाद जी का? चंद्रशेखर आज़ाद जी का उन्नाव बदरका से वही रिश्ता होता है जो हमारी एक अपनी नानी के घर से होता है। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, हम देश भर में कहीं भी जाते हैं जी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका पैतृक गांव, आप क्या वहीं रहते हैं? मुझसे भी बोलते हैं। जी जी। तो मैं कहता हूँ हाँ, पैतृक गांव हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के बदरका में आता है। जी जी। तो बदरका बेसिकली, अगर हम इसको ठीक से जानें, तो दादी जगरानी देवी का सीधे तौर से यहाँ पर नाता है। जी। आपने देखा भी होगा, उनकी वहाँ पर प्रतिमा भी दादी की लगी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कोई जन्म स्थान भी बताता है, ठीक है। अच्छा। कोई कहता है कि उनका जन्म भी वहीं पर होगा, या उनके अन्य साथी भी वहीं रहे। आज़ाद जी भी बहुत रहे यहाँ पर बदरका में, ठीक है ना। बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो पिताजी थे, जी, दादा पंडित सीताराम तिवारी जी। तो सीताराम तिवारी जी का जो जन्म स्थान था वो कानपुर के बगल में भौती गांव है। अच्छा। भौती के आगे रनिया है, जी जी। रायरामापुर और आगे भी है। तो भौती में एक प्रकांड, चूँकि आपने क्या होता है, चीज़ों से चीज़ें, बात से बात जुड़ी होती है। अब बदरका है जी, तो बदरका से जुड़ा क्या, वो भी बताऊँगा आपको, जी। ठीक है।
तो भौती में एक पंडित टीकाराम तिवारी हुए, जी प्रकांड पंडित। जी और आप लोग ये देखिएगा कि जितने भी इन सबके नाम हैं इनके पूर्वजों के, वो रामायण के नाम से हैं। जी ये अभी तक चले हैं। पंडित टीकाराम तिवारी, वहाँ पर उज्जैन में सीताराम तिवारी, भौती में ही कानपुर के पास सीताराम तिवारी, राम भरोसे तिवारी, सीताराम जी का विवाह हुआ। जी आ गए बदरका, जब जगरानी देवी जी से दादी से विवाह हुआ। जी उसके पहले सीताराम तिवारी जी के 2 विवाह और हुए। अच्छा जी, गोविंदा देवी जी से, हम्म इनके पहले की पत्नी है वो, और एक और हुई थी, उनका नाम मैं अभी नहीं, मुझे ध्यान है इस समय। एक और हुई, ये आपके सिकंदरपुर, कोई उन्नाव में जगह है, सिकंदरपुर करने गया। हाँ, मौजा कुछ ऐसे, पुरवा या ऐसे ही, हाँ, मौजा जी, इस तरह से नाम है, वो वहाँ की थी। अच्छा दूसरी भी ये उन्नाव के, इसी जिले के, तीनों उन्नाव के ही थे। जी जी तभी संयुक्त प्रांत होता था उन्नाव को। हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ, उन्नाव। और देखिए बदरका पे ही इतना बड़ा वो, मतलब इतने सारी बातें इतनी सारी निकल रही हैं एक चीज़ें निकल साथ, के आ ठीक है। रही हैं। तो बाद में फिर जब दादी जगरानी देवी जी से उनका विवाह हुआ, उनसे उनके सुखदेव से पहले 3 पुत्र यहीं पर जन्मे बदरका में। वो 3 पुत्र भी नहीं रहे। फिर 1897 में जी यहाँ पर पूरे संयुक्त उन्नाव प्रांत में एक अकाल पड़ा। फिर ये लोग चले गए अपने, इनके एक मास्टर साहब थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी जी उनके साथ चले गए भांवरा के मध्य प्रदेश में भांवरा ग्राम, जिला झाबुआ आज भी है। जी पर वो भांवरा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद नगर में अलीराजपुर कुछ उसका तब थी, तब वो रियासत थी पूरी अलीराजपुर, जी जी अभी नहीं है वो। अंग्रेजों वो जिला झाबुआ में भांवरा जो गांव था, अब वो चंद्रशेखर आज़ाद नगर में, वहाँ ये चले गए। तो यहाँ से बदरका यहीं पे थम गया, यहीं पे उनका रिश्ता ख़त्म। जी जन्म हुआ सुखदेव जी के साथ, वहाँ चले गए, वहाँ जन्म हुआ आज़ाद जी का, और सुखदेव जी का देहावसान भी वहीं हुआ। बाद में आज़ाद जी का तो पार्क में आपको पता ही है। जी तो ये बदरका मोटे तौर पर मैं कहूँ तो आज़ाद जी की ननिहाल है। वहाँ कहते हैं कि बचपन उनका भीलों के साथ बीता, वहीं तीरंदाजी सीखी, निशानेबाजी। जी जी जी। उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर जानते हैं जी तो उनकी बहादुरी के लिए जानते हैं। जी उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को परिणीत करें, जैसा कि परम श्रद्धेय क्रांतिकारी हुतात्मा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उन्हें परिणीत किया है क्विक सिल्वर। क्विकसिल्वर। क्विक सिल्वर मीन्स पारे की गति, तेजी वो। तो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का निशाना तो था ही, लेकिन उस निशाने के साथ जो उनका पिस्टल निकालने की तेज़ी थी, उस कारण, मतलब जैसे उन्हें कई बार बिस्मिल जी कई जंगलों में उनके साथ निशाने जी हाँ। की प्रैक्टिस इनके पूरे एचआरए के सारे लोग करा करते थे। तो जिस तेज़ी से जब वो कुछ चीज़ फेंकते थे बिस्मिल साहब, जिस तेज़ी से निकाल के बट को, रिवॉल्वर निकाल कर गोली मारना होता था आज़ाद जी को, वहीं से उन्होंने क्विक सिल्वर का उनको उपाधि दी। इतनी तेजी थी तो बिस्मिल साहब तो या तो उनको पंडित जी बोलते थे, या तो कहते थे क्विक सिल्वर नहीं आया मीटिंग में, अभी मीटिंग नहीं स्टार्ट होगी हमारी। जैसे हमारे सारे की मीटिंग ये लोग करते थे, जैसे काकोरी के लिए हुई और अलग अलग जगह पर इन्होंने डकैतियाँ करी। जी तो क्विक सिल्वर का नाम उनका था। निशाना आपको मैं बता दूं जी कि जब हम भांवरा में, अगर हम जाते हैं, आप कभी भांवरा जाइए, जी इंदौर से 1.5-2 घंटे का सफ़र है। जी जी तो बस जब जाती है तो आपकी बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे घाट हैं, खाइयाँ हैं चारों तरफ, जी पहाड़ियों के बीच जाके दुर्गम स्थान है वो, जी जहाँ पर कुटिया है चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, अभी भी है मौजूद? आज भी है, और आज भी वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के लोग आपको आज भी मिलेंगे। आपको लगेगा हाँ भांवरा में पहुँच रहा हूँ, कि जो परिवेश है वहाँ जाने का रास्ता है, आज भी है। खैर अब तो वहाँ एक पुल बन गया ऊपर से, लेकिन आज भी वो पुरानी पुलिया नीचे, नए पुल से जब आप देखोगे भांवरा में उनकी कुटिया की ओर जो जा रहा है, तो नीचे जो पुरानी पुलिया है, तो वहीं से उस पर से आज़ाद जी का और सबका, सीताराम जी का आना जाना होता था। वो अवशेष के रूप में वहाँ मौजूद है। तो वहाँ जो बच्चे थे, तो वो आज भी खेलते हैं वहाँ पे। तो वो तीर कमान चलाते थे।
हाँ, आदिवासी भील समाज। हाँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उन्हीं बच्चों के साथ खेल खेल में चलाया करते थे, लेकिन बाकी सब वहीं चलाते रह गए। पहली मतलब शुरुआत प्रैक्टिस वहीं से हुई। वहीं से हुई और पहले ये सारे बच्चे वहीं तीर चलाते रह गए, लेकिन ये तो एक अजय क्रांतिकारी बनना था, तो वो धीरे धीरे वो तीर कमान परिणित हो गया पिस्टल में, और वो फिर कमर में अंगोछा बंध के रिवॉल्वर लगाना उनका प्रतीक बन गया। तो निशाना जो आपने कहा ना, आपके सवाल का जवाब यही कि भील जाति वहीं थी, उसी से उनका निशाना शार्प हो गया और क्विक सिल्वर वो बने सभी क्रांतिकारियों के बीच में। ये उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए इनको काशी बनारस भेजा गया। हाँ, देखिए बनारस क्या भेजा, ये चले गए थे वहाँ से बम्बई। माता जी संस्कृत पढ़ाना चाहती थी इनको। हाँ, पढ़ाना चाहती थी, काशी में पढ़े भी जी, पढ़े भी। ये क्या हुआ, पहले बॉम्बे चले गए, वहीं से सीधे कुछ ऐसी गतिविधियाँ भावरा में हुई अंग्रेजी हुकूमत की भी कि इन्हें आभास हो गया था कि मुझे क्या करना है। और फिर ये दादा सीताराम तिवारी जी, इनके अंदर जिस तरह से एक शौर्य पराक्रम उनके पिताजी में भी था जी, उनसे भी उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी के मिले। क्योंकि देखिए कुछ भी हमारे अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, हमारा कुछ भी नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं वो पीछे से आती हैं। जैसे हम भगत सिंह जी को ले लें जी, भगत सिंह जी के दादा थे सरदार अर्जुन सिंह जी, पिताजी अर्जुन सिंह, फिर उनके चाचा अजीत सिंह जी, ये सब धीरे धीरे आए। हाँ, वो बात अलग है, जैसे उनके क्या सब प्रसिद्धि में आए, सब जानते हैं उन लोगों को। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पिताजी को जैसे कोई वैसे उतना नहीं जानते, क्योंकि उस तरह के किसी आंदोलन में वो नहीं रहे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो परिवार से जान रहा हूँ मैं, जो सुना है, जो देखा है, और उससे भी ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा मैं उन लोगों के साथ में उठा हूँ, उन लोगों के साथ मतलब स्वयं का मेरा बचपन उनके साथ बीता, जो सीताराम जी को देख रहे थे। जैसे मैंने खन्ना जी का जिक्र किया, जो आज़ाद जी के साथ रहे, उनके साथ मेरे किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने उनसे सुना है कि कब काकोरी में किस ट्रेन की चेन कब खिंची, कहाँ पड़ गाड़ी, उनका जीवन अनुभव रहा है उनके पास, उनसे हमने सुनी हैं ये चीज़ें। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो उनसे वो चीज़ें उनमें आई। तो पराक्रमी थे वो, ये सारे प्रकांड ब्राह्मण परिवार से थे। पहली बात तो सब संस्कृति को लेकर अपनी बहुत संवेदनशील थे। तो वहाँ से फिर कुछ ऐसी एक घटनाएं घटी, फिर ये सीधे मुंबई चले गए जी। सुना कुछ शिपयार्ड के आसपास कुछ शिपयार्ड और शिप पर भी काम किया, शिप पर भी काम किया। फिर एक झावेरी बाजार है वहाँ पर जी मुंबई में, वहाँ पर इन्होंने कुछ घटना भी करी कुछ लोगों के साथ। कुछ एक वहाँ पर बहुत रईस लोग थे, तभी से ये इन चीज़ों में आ गए कि अब सशस्त्र क्रांति हमको करनी है। कहते हैं ना, बचपन कहाँ से इनमें वो चीज़ आ गई। फिर ये मुंबई से सीधे बनारस पहुँच गए, जहाँ पर शिव विनायक मिश्रा जो इनके फूफा थे वो रहते थे। उसी जगह पर आप एक चित्र आज़ाद जी का देखते होंगे, छोटा सा 14 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, नीचे धोती पहने चरखे के पास खड़े हैं, कभी आपने देखा होगा जी। तो वो 14 साल के चंद्रशेखर आज़ाद जी की फ़ोटो है। इनके जो फूफा थे शिव विनायक मिश्रा जी, बनारस में वहीं थे। उन्हीं के यहाँ रहकर इन्होंने जो शिक्षा आपने संस्कृत की थी वो इन्होंने वहाँ से पढ़ी, और वो शिक्षा ही करते करते गांधी जी का जो आंदोलन था वो चालू हो गया। असहयोग आंदोलन जी, कूद पड़े उसमें, छोड़कर सब कूद पड़े। लेकिन क्या हुआ, वो आंदोलन हो गया वापस, क्योंकि जब वो चौरी चौरा की घटना है, थाना फूंक दिया गया। गांधी जी ने कहा ये तो हमारे काम नहीं, हम वापस लेते हैं। अब इन्होंने तो वापस ले लिया, लेकिन आज़ाद जी जैसे लोग तो वापस वाले तो नहीं थे। तो निकल चुके थे रास्ते में, क्योंकि वो भी महात्मा गांधी जी की जय बोलकर रास्ते पर आए थे। सब छोड़ छाड़ युवाओं ने बहुत उस वक्त अपनी त्याग के सारी चीजें, स्कूल कॉलेज छोड़ के, इनको बेत पड़े हों या जो भी हुआ हो, इन्होंने महात्मा गांधी जी की जय पहले, वो बेत वाली घटना का बहुत उल्लेख होता है, उसके बारे में बताइए। कि वो इन्होंने महात्मा गांधी जी की जय पहले बोला, बाद में भारत माता की जय बोला। इतने प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे। लेकिन जब आप पीछे हट जाएंगे अपने शब्दों से, तो ये लोग तो क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, अशफाक जी हो, बिस्मिल जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे ही लोग। तो इन्होंने ये लेकिन आगे बढ़ गए, वापसी का कोई रास्ता इनके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि शर्तों पर नहीं थे ये लोग आगे जी कि नहीं ऐसा होगा तो हमें कुछ मिलेगा, कोई लालच, कोई स्वार्थ था नहीं, तो कोई उसूल ही नहीं था, कोई नियम ही नहीं था। जैसे गांधी जी का क्या था, एक उसूल था, एक नियम था, कि हमको अहिंसा हुई तो मैं कुछ नहीं करने। इनका नहीं था, ये कहते थे हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं
इसीलिए काकोरी कांड हुआ था। एक वाक्य में कहीं पढ़ता हूँ, उसमें आता है कि या तो जीत या मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, देह शिवावर मोहे ये शुभ कर्मन से कभौ न डरो, अरि सौ जब जाए लड़ो, निश्चित कर अपनी जीत करो। तो ये इस वाक्य ये इनके दिमाग में लेकर चलते थे ये लोग, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस वर्ष 15 साल की उम्र थी, 15 बेत की सजा। जब बेत पड़े थे, कोड़े लोग कहते हैं, वो बेत थे। वो एक्चुअली वो हाथ वाले बेत नहीं, वो पीठ पे ही बांध पड़े के थे। मारे और थे। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं आपके साथ मार्च में बैठा हूँ, पिछली जनवरी को हम लोग बनारस की जेल में थे। अच्छा। क्यों थे? क्योंकि जहाँ पर आज़ाद जी को बेंत पड़े वो जगह हमें देखनी थी। तो जेलर से मिलकर हम अंदर गए। आज जहाँ वहाँ पर एक दीवार उठी हुई है जहाँ पर कभी उनके बेंत जिस जगह पर पड़े थे, तो वहाँ पर एक फाइनल दीवार है, मतलब इधर बाहर का रास्ता है जी, इधर अंदर की जेल है जी, फाइनल दीवार है। तो वहाँ पर एक चित्र लगाकर उस पर लिख दिया गया कि ये वो जगह है। तो उसके दर्शन का सौभाग्य भी हमें पिछले वर्ष ही मिला, तो वो हम करके आए। हुआ यूँ था कि एक सिपाही को आज़ाद जी ने पत्थर मार दिया। अच्छा। हाँ, गंडा सिंह नाम था उसका। वो सीधा ले गया, चूँकि बालक थे, सज़ा हो नहीं सकती थी। तो वो जज ने कहा कि इनके 20 बेंत, छोटा एक जज छोटा सा सेशन लगा के रफा दफा कर देते थे। हाँ, तो उस वक्त कई हजारों सैकड़ों में पकड़े जाते थे। और कहा इस लड़के के जो है 16 बेंत लगाए जाए। बेंत मारने से पहले वो जज पूछा कि तुम्हारा पिता का क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम है स्वतंत्र। फिर कहा तुम्हारी माता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा माता का नाम है आज़ादी। उन्होंने कहा रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा जेल खाना। फिर कहा तुम्हारा भी क्या नाम है ये भी बता दो। इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। और मूछ थी नहीं, मूछ का शौक था, तभी इन्होंने ऐसे करके बोला मेरा नाम आज़ाद है। तो उसने कहा ठीक है लगाओ इनके में। तो बेंत लगते रहे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय बोलते गए, बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने वहीं से कंधे पर, जब बाहर निकले तो भीड़ तो जमा थी, वहीं से कंधे पर उठा लिया कि ये बच्चा। देखिए इस चीज़ से दो चीज़ें जुड़ी हैं जी। आपने जैसे हमसे पूछा कि बेंत के बारे में तो हमने बताए जी, लेकिन इसमें एक चीज़ और ये निकल के आई कि आज़ाद कहाँ से बने। लोगों ने उठा कि नहीं सच बच्चा तो सच में आज़ाद है। बेंत खाते खाते बेहोश हो गया, लेकिन भारत माता की जय कहना नहीं छोड़ा, और वहीं से वो आज़ाद आज भी वो आज़ाद है। उसके बाद ये जो एक सिस्टमैटिक तरीके से संगठन बनाना और उसके बाद उसमें गतिविधि करना, लोगों को जोड़ना, वो कैसे हुआ? वो देखिए एक यहीं लखनऊ के, मैं बताऊँ आप, रामकृष्ण खत्री इसी लखनऊ के थे जी। केसरबाग में आज भी मेहंदी बिल्डिंग है जी, जिसमें उनके पुत्र उदय खत्री रहते थे अभी तक। काकोरी जो स्मारक है जी, पहले उसके संरक्षक भी थे उनके पुत्र उदय खत्री। तो रामकृष्ण खत्री जी ने इनका परिचय भगत सिंह जी से करवाया उस समय। और जब चूंकि सचिन नाथ सान्याल पहले ही इनको एचआरए में ले आए थे, एचआरए तो फिर ये आए तब इन्होंने इसमें आर्मी बनाई। पहले वो एसोसिएशन होता था। हाँ, पहले होता था अनुशीलन समिति सबसे। प्रणवेश चटर्जी इसको लेकर आए बंगाल से यहाँ, फिर सचिन नाथ सान्याल जी को मिली, फिर सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वो एसोसिएशन, फिर आज़ाद जी जुड़े, उन्होंने कहा इसको आर्मी करो, क्योंकि उनकी फिलॉसफी अलग थी। भगत सिंह जी आए, फिर सोशलिस्ट हुआ, फिर इनकी अलग अलग जगह मीटिंग होने लगी जी। दिल्ली में फिरोज शाह के जो वहाँ पर जंगल है वहाँ पर भी हुई, वहाँ पर किला है वहाँ पर मीटिंग हुई। उसके बाद हुआ क्या, एचआरए का जो सबसे बड़ा और सबसे जो आज जानती हैं और हम लोग भी जानते हैं और जो ब्रिटिश हुकूमत भी जानती थी, उनके लिए जो एक तरह से पैर का कांटा हम कह सकते हैं वो बन गया था, वो था काकोरी कांड। उस समय के प्रजातंत्र संघ ने, आर्मी ने जो बड़ा कांड किया था, क्योंकि पंडित जी का कहना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल,
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हम कहते हैं, जी। एक आप सबके लिए भी जानकारी, दर्शकों के लिए, आपके लिए भी। जी। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, क्योंकि ये देखिए हम बात कर रहे हैं आज़ाद जी के लिए, जी जी, लेकिन सब आपस में हाँ, जुड़े ये हैं, प्रश्न आता है कि भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कैसे ये। सब आपस में जुड़े हैं, तो हम सबकी ही बात करने लगते जी जी हैं। बिल्कुल, वो तो क्रांतिकारी सब एक ही साथ। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी छत्री थे, अच्छा, लेकिन पंडित लगाते थे, पंडित लगाते थे। तो ये खुद लगा रहे थे कि खुद किसी ने दिया था? खुद लगाते थे। क्या मतलब कुछ विशेष? वो ऐसे ही शौर में लगाते थे। अच्छा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आज भी उनको कहते हैं हम। अभी मेरा सौभाग्य रहा कि अभी हम जेल भी होकर आए हैं, 1 हफ्ता पहले। जी। वही फांसी का तख्ता। आप सबसे भी मैं कहूँगा, उस जेल आप गोरखपुर में है, जरूर जाएं। दर्शकों से भी कहूँगा बिल्कुल, अगर आपको कभी मौका मिल रहा है हाँ। तो वहाँ जाइए और प्रेरणा लीजिए और उस चीज़ को महसूस कीजिए कि उस समय जब अंग्रेज़ों का काल था तब वहाँ का क्या माहौल रहा होगा। उस पल को एक बार जीने की कोशिश करिएगा। हाँ, वहाँ पर आज भी वो कोठरी है जिसमें बिस्मिल साहब ने आखिरी अपने पल बिताए। जी। और वही लीवर है जो जल्लाद ने उस समय खींचा था, चेंज नहीं हुआ, वही देखने को मिला। वही पटरा है जो उस समय खुला था जब बिस्मिल जी ने उसमें साथ फांसी पर झूले, उसको संरक्षित कर दिया गया। संरक्षित है। अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया, तो चूंकि बातचीत हो रही, मैंने वो रखी आपके सामने बात। बिस्मिल साहब ने काकोरी कांड इसीलिए रचा था कि अंग्रेजी हुकूमत को ये पता लगे यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे लोग, जो अहिंसा को नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं। यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से भी मिलेगा आपको। खजाना लूटने से ज़्यादा शायद ये संदेश देना चाहते थे। संदेश ही था कि भारत के भी क्रांतिकारी कुछ कर सकते हैं, कि कहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद, कहीं पर भगत सिंह। हालांकि भगत सिंह जी नहीं थे इसमें, बाकी लोग थे इसमें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मास्टरमाइंड थे काकोरी कांड के। अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिसमें से इन चारों को फांसी हुई अलग अलग जगह पर। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक जी को फैजाबाद में सेम डेट में, और गोंडा में 17 तारीख को दिसंबर में 1927 राजेंद्र लाहिड़ी जी को, इनको सब, ठाकुर रोशन जी को इलाहाबाद की मलाका जेल में अलग अलग जगह पर फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड में, काकोरी एक्शन में, कांड तो उनके लिए था। अब तो एक्शन सरकार ने अभिलेखों में भी एक्शन, हाँ एक्शन ही सही है वो। ये लोग फरार रहे अलग अलग जगह पर। हुआ क्या, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि अब हमें एक ऐसा धमाका करना चाहिए जी, जो इस अंग्रेजी हुकूमत को पता लगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। जी। मीटिंग बुलाई गई शाहजहानपुर में, खन्नौत नदी के किनारे, जहाँ पर अशफाक जी थे, बिस्मिल साहब थे, और जिनका मैंने नाम लिया रामकृष्ण खत्री जो लखनऊ के थे, सारे ही लोग वहाँ पर एकत्र हुए। सब में चर्चा हुई। जी। अशफाक जी ने ये भी कहा कि ये ट्रेन रोकना उचित रहेगा क्या, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी थे, अपनी इमेज को भी ये बहुत तवज्जो देते थे, कोई ऐसा संदेश न चला जाए आम जनता को कि हम लोग किसी गलत कार्य में लिप्त हैं। तो बिस्मिल साहब ने कहा, जाता है तो जाने दो, अच्छा, हम सही उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम हथियार भी खरीदेंगे और इनके ऊपर एक तमाचा भी होगा। सब तय हुआ। 6, 7, 8, 9 तारीख तय हुई। 7 तारीख को गाड़ी रोकी जाएगी। गाड़ी कौन सी होगी, कहाँ पर रोकी जाएगी? मन्मथ नाथ गुप्ता जी सबसे छोटे थे इन काकोरी कांड में। अच्छा। हाँ, लखनऊ जेल में एक फ़ोटो खींची थी, जो अब पुरानी जेल तो ख़त्म हो गई यहाँ से। जी जी। इसमें एक फ़ोटो खींची है, उसके आप चित्र में सबसे किनारे एक शख्स बैठे हुए हैं, लास्ट में 30 नंबर पे, वो है मन्मथ नाथ गुप्ता जी, सबसे छोटे उम्र में। उनको बिस्मिल साहब ने कहा कि आप ये पता करेंगे कि गाड़ी कहाँ पर रोकी जाएगी, कौन सी गाड़ी होगी जिसमें कोई सिपाही वगैरह ज़्यादा ना होते हों। पता किया गया। 7 को गाड़ी इनके आगे से निकल गई, स्टेशन पर रहे, इनको पता नहीं चला। दूसरे दिन भी कुछ एक ऐसा हुआ कि उसमें लोग हथियारबंद ज़्यादा थे, तो इन लोगों ने कहा आज नहीं करना है। 8 तारीख को जब ट्रेन आगे से निकल गई, तब मन्मथ नाथ गुप्ता जी को इन्होंने हिदायत दी कि अब तुम पता करो कि 9 को हम फिर आएंगे, कुछ भी हो जाए इस दिन काकोरी कांड ऐसा, हमको ये गाड़ी मतलब रोकनी है तो रोकनी है। फिर मन्मथ नाथ गुप्ता जी पैदल काकोरी कांड से, जहाँ पर एक्शन हुआ, काकोरी स्टेशन रेलवे स्टेशन से
पैदल पैदल गए लखनऊ स्टेशन तक, 13 से 14 किलोमीटर होगा वहाँ से, ये देखने के लिए हम गाड़ी कहाँ पर रोकेंगे, कहाँ पर इसको अंजाम देना है। सब कुछ तय हुआ। फिर ये लोग काकोरी स्टेशन से चढ़े, जैसा कि आज भी लिखा है वहाँ पर कि 9 अगस्त को यहीं से चढ़े थे। ये लोग चढ़े और ट्रेन के अंदर एंट्री कर गए। एक डिब्बे में अशफाक जी, बिस्मिल साहब चढ़े, दूसरे में राजेंद्र लहड़ी और अन्य जो रामकृष्ण खत्री वगैरह थे। और अंदर से उस दिन भी हथियारबंद लोग थे, लेकिन बाहर से अंगूठा दिखाया अशफाक जी ने, फिर चेन खींच दी गई। चेन खींची, ट्रेन रुकी, उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा। आज़ाद जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को बिस्मिल साहब ने ये जिम्मा सौंपा था कि तुमको और ड्राइवर को अपने गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी रुकवानी है और अपने ही गन पॉइंट पर तुमको पीछे गार्ड के डब्बे से जाके वो बक्सा उतारना है, उससे चाबी लेनी है। पूरी जिम्मेदारी दे दी उनको, पूरी जिम्मेदारी से। हालांकि वो चाबी ले नहीं पाया, उसने दी नहीं, बक्सा निकाल लाए थे आज़ाद जी। हाँ, वो हथौड़े से तोड़ा जाता, चाबी नहीं मिल पाई, तो जिम्मा था उनका जी। पर वो नहीं मिली, गिर गई, खो, पता नहीं क्या हुआ, उसका जिक्र अभी तक पता नहीं चला। फिर वो ले आए स्टेशन पर ये लोग। अब सारे ही लोगों ने उसको तोड़ना शुरू करा, किसी से नहीं टूटा वो। कुछ तो ड्यूटी पर लगे थे कि कोई आ ना जाए, हाँ, वो देख ना ले, देख रहे थे। ठीक है। 2 लाइनें उस समय भी थी, आज भी 2 लाइनें अप एंड डाउन की। तो अशफाक जी को हथौड़ा दिया गया कि तुम तोड़ो इसको। तब अशफाक जी ने चलाना शुरू किया और चारों तरफ वो सिवाय हथौड़े के तब बहुत घना जंगल था, उसी की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। फिर उन्होंने वो तोड़ा और तोड़कर चादर में लपेट के रातों रात गायब हो गए। 2 चादर ले गए थे उस वक्त। अच्छा, मतलब क्या आशंका थी ज़्यादा खजाना हो सकता है? नहीं, 2 चादर ले गए थे। हाँ, ज़्यादा की आशंका थी, पर जो दूसरी चादर थी वही इनके पकड़ने का कारण बनी। एक वहीं छूट गई थी, उस पर कुछ प्रिंटेड था कहीं के टेलर वगैरह का नाम, उससे वो एक सुराग बन गया। अच्छा, उस वक्त जब ये डकैती, मतलब जो भी लूट हो रही थी खजाने की अंग्रेजी, तो उस दौरान जो साथ में सिपाही थे उनका स्कॉट होगा, कोई अंग्रेज अधिकारी भी हो सकता, वो सब पिन डाउन थे क्या? था। आपने सही सवाल पूछा। ये लोग जब उतरे हैं, बिस्मिल साहब फायर कर रहे थे हवा में, चेतावनी दे रहे थे कि कोई बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। एक आदमी हालांकि उसमें हताहत हो गया था, वो अपनी गलती से हुआ था। इन लोगों ने कोई फायरिंग ऐसी नहीं करी थी। फायरिंग इस तरह हवा में कर रहे, बिस्मिल साहब कर रहे थे कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, तुम लोग बाहर कोई निकलना नहीं, हम लोग अपना काम क्योंकि ट्रेन भी भरी होगी, उसमें यात्री होंगे। ट्रेन भरी थी, सहारनपुर हेड डाउन पैसेंजर थी। हाँ, सहारनपुर लखनऊ उधर से आती है, तो सारे लोग थे। एक डिब्बे में, जो मैंने बीच में आपको बताया ना अभी, कि एक डिब्बे में उस दिन भी थे हथियारबंद लोग, लेकिन आप देखो कोई नहीं निकला, वो अपने हथियार लेके बैठे रहे चुपचाप। वो वहाँ जाके उतरे हैं तब सस्पेंड हुए थे वो लोग। हाँ, क्योंकि ये क्रांतिकारी पंगा लेना उन्होंने ठीक नहीं समझा। तो ये जो सशस्त्र क्रांति उस समय पर हुई, ये इसने अंग्रेजी न्यू की जो जड़ें थी उसको हिला कर रख दिया कि हाँ, क्रांतिकारी भी कुछ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का मैंने इसलिए बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिम्मा दिया जाता था, कहीं पर भी सुरक्षा का दायित्व है, कहीं पर भी कोई शूट आउट होना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको मिलेंगे ही वहाँ पर, चाहे वो सैंडर्स हत्याकांड हो। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि अगला तो बड़ा सैंडर्स हत्याकांड वाला ही होता है। चाहे सैंडर्स हत्याकांड हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ भी ऊंचे पर, लाहौर में जो हुआ था, ऊपर बैठे हुए थे। कुछ भी तो वो स्कॉट करते हैं और वो पीछे एक सिपाही जब पकड़ने वाला होता है तो वो फायर कर देते हैं। हाँ, हुआ क्या, ये लोग जब मारकर निकले, 2 भगत सिंह ने वाली और राजगुरु जी ने गोली चलाई। जलियांवाला के बाद ये इन्होंने बदला लेने का। जलियांवाला तो 1919 में हो गया था जी, हाँ उसी का है। जब राजगुरु ने गोली, पहले भगत सिंह ने चलाई है, फिर राजगुरु जी ने भी चलाई। जब वो मर गए, लोग भागे वहाँ से। इन्होंने स्कॉट को मारना था और हाँ, वो गलती से दूसरा मर गया था। वो सॉन्डर्स उस दिन था तो हाँ। उसके बाद क्या हुआ, आज़ाद जी ऊपर से जो पीछे पीछे भागा, हाँ उसका नाम था चनन सिंह करके भागा, वो आगे आ गया।
क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके पीछे मत जाओ। तो रोका इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उसने कहा नहीं, हमारी ये ड्यूटी है। अच्छा, मतलब पॉइंट ब्लैंक वाला सिचुएशन हो गया था, एकदम आमने सामने। तो आमने सामने थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसा नहीं भारतीय पे गोली नहीं चलाते थे। हाँ, हिदायत की पहले मतलब हाँ, उन्होंने चेतावनी देके हटाना कहा चाहिए। भी था, और बाद में इन लोगों में चर्चा हुई चुकी, क्योंकि कोई भी बात ऐसे नहीं यहाँ तक आ जाती है। जी। बाद में चर्चा हुई, ये दल जब आपस में मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा था रोकने की कोशिश करी। कि तुम भारतीय हो, मैं फायर कर दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है। तो आज़ाद जी ने कहा मेरी भी ड्यूटी है, अगर आप इनके पीछे जाओगे। तो उन्होंने वहीं पर शूट आउट कर दिया। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के कई ऐसे किस्से हैं बहादुरी के।